हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी आपने स्टडी का टाइम टेबल सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सीटेट 2024 में या जनवरी 2024 में जो होने वाला है उसके सीडीपी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और आज जो क्लास होने वाली है वो जो प्रीवियस ईयर सीटेट का सीडीपी के 30 क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चाएं होंगी। और ये जो एग्ज़ाम जिस दिन हुआ था उसके बारे में बात करें तो 4 जनवरी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2022 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वही जो है सीडीपी के सेम हूबहू क्वेश्चंस और ऑप्शंस के साथ हम लोग आज उनको हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और अच्छे से समझेंगे। आप बताइएगा कि इन टॉप 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। और चलिए आपकी सफलता की मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। स्थूल कौशल वो कौशल होता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी काम करे, ठीक है। एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताब के पन्ने पलटना या पेंसिल पकड़ना। देखिए, अगर आप पेंसिल पकड़ेंगे तो सिर्फ उंगलियों का ही काम होगा, तो ये स्थूल कौशल नहीं हुआ। किताब के पन्ने पलटेंगे फिर तब भी उंगलियों का ही काम हो रहा है। एक मटर को उंगली से दबाएंगे तो सिर्फ हाथ की मांसपेशियां काम करेंगी। लेकिन एक पैर पर जब आप संतुलन करते हैं तो पूरी शरीर तो बैलेंस आपका करेगी, उसमें भी आपका माइंड पूरी तरह से जो है एकत्रित होगा किस प्रकार से एक पैर पे संतुलन बनाया जाए। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसमें जो चेंजेस होते हैं वो किसका परिणाम है। अनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का केवल, देखिए कुछ ऐसे टैग वर्ड होते हैं सीडीपी में, चाहे वो इंग्लिश हो या पैडागोगी में, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी पैडागोगी हो, उसमें एक चीज़ कॉमन मिल जाती है कि जो टैग वर्ड होते हैं नेगेटिव टैग वर्ड, अगर वो ऑप्शन में आ जाते हैं तो वो ऑप्शन सही नहीं होता है। यदि क्वेश्चन जो है पॉजिटिव पूछा गया तो आपको ऑप्शन पॉजिटिव चूज करना है। इसमें केवल आ गया, ये होगा नहीं, ठीक है। केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक ही नहीं विकासात्मक परिवर्तन के परिणाम होते हैं, ना वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक, ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा कि एक विकासात्मक जो परिवर्तन होता है, एक डेवलपमेंट जो चेंजेस होते हैं एक बच्चे में या एक व्यक्ति में, वो अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों परिस्थितियों पर निर्भर होता है, यानी कि दोनों का संयोजन होता है। अगर पर्यावरण न मिले, अनुवांशिकता से ही अगर आपका डेवलपमेंट हो तब भी आपका डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा, और अगर पर्यावरण से हो तब भी आपका डेवलपमेंट पूरा नहीं होगा। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। देखिए, शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है। तो यहाँ से 2 से 6 वर्ष कहा गया है, तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन। इसे क्या कहा जाएगा, 2 से 6 वर्ष, इसको प्रारंभिक बचपन कहा जाएगा। अब शैशवावस्था को जैसे कि बहुत से जो है कि मनोवैज्ञानिकों ने अपनी मत दिए हैं, अपनी अपनी अवधियाँ बांटी हुई हैं, अपने अपने तर्क रखे हैं। तो अगर हरलॉक जी के बारे में बात करें, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे भी पूछा जाता था, फिलहाल अब बहुत कम हो गया है। तो हरलॉक जी सिर्फ शैशवावस्था को 14 दिन यानी कि 2 हफ्तों का मानती हैं। तो ये शैशवावस्था के बारे में रहा। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कथन और असर्शन से, यानी असर्शन और रीजन से, यानी कि कथन को असर्शन कहा जाता है जिसको ए से प्रदर्शित करते हैं, और कारण को रीजन कहा जाता है जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ए और आर के हिसाब से ही ये ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे फिलहाल, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी तरह बनेंगे। कथन कहा जा रहा है कि शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होता है जो वह देखते हैं। ये बात सही है कि जो शहर में बच्चे होते हैं या गांव में भी जहाँ सुविधाएं हैं, वहाँ पर अगर वो शो देखते हैं, कोई भी कार्टून देखते हैं या रियलिटी टीवी शो देखते हैं, तो उनका जो खेल होता है या उनके जो दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं उनसे प्रभावित होकर करते हैं। ये बात तो सही है, यानी कि कथन सही रहा। कारण कह रहा है कि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। ये बात भी सही है, क्योंकि आप जानते हैं परिवार जो है एक बच्चे का या एक बच्चे का जो है एक प्राथमिक सामाजिक जो है
कारण है, संस्था है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले जो हम पर्यावरणीय चीज़ें सीखते हैं या भाषा सीखते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं परिवार से सीखते हैं, तो ये प्राथमिक सामाजिक संस्था है हमारी परिवार। और द्वितीय जो है वो विद्यालय है या आस-पास पड़ोस या जो है हम अपने सहपाठियों को मानते हैं, खेल को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है परिवार और साथियों के अलावा मीडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है समाजीकरण में, तो ये बात भी सही रही। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल यही सही हो जाएगा कि दोनों सही हैं। पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शिक्षा की गतिशीलता, यानी कि जब अधिगम यानी कि जब हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो उसके लिए कौन चीज़ें जो होंगी, कौन कौन सी चीज़ें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। शिक्षक की गतिशीलता, बिल्कुल अगर आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं और शिक्षक सिखा रहा है बच्चों को, अगर वो एक्टिव नहीं रहेगा तो बच्चे सीखेंगे नहीं, तो गतिशीलता ज़रूरी है बिल्कुल। विविध सामग्रियों का प्रावधान, हाँ अलग अलग विधियों से अलग अलग तरीके से अलग अलग सामग्रियों से हम बच्चों को अच्छा बेहतर सिखा सकते हैं, बिल्कुल सही है। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, यानी कि जो वो पहले से सीखते हैं और जो आप नया सिखाना चाहते हैं उनको जोड़ कर पढ़ाना, ये बात भी सही है। सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन देना, पुनर्बलन सुनिश्चित करना, यानी कि पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, जिसको हल साहब जिसकी चर्चा जो हल साहब करते हैं, वो कहते हैं कि यदि बच्चे को पोएम बच्चा नहीं सुना रहा है और हम कह देते बेटा हम टॉफ़ी देंगे अगर आप पोएम सुनाओगे, तो ये एक प्रकार का सकारात्मक नकारात्मक पुनर्बलन हो सकता है, जिसको ये मान्यता नहीं देते पियाजे जी, ठीक है। यानी कि पहला दूसरा तीसरा, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है, किस स्तर पर बच्चों ने अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है। बच्चों में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वह मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते हैं। कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन को आराम से समझेंगे आप तो आप ये समझ पाएंगे कि इसमें कहा गया जा रहा है। पेडागोगी को हल करने का सबसे बड़ा वो है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं और कम समय में कितना जल्दी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, मैं एग्जांपल एक देती हूँ क्वेश्चन के हिसाब से कि बच्चे ने गुड़िया ली है और गुड़िया गिर जाती है, तो क्या होता है, वो उसको दवा लगाती है और उसको चुप कराती है कि इसको चोट लगी है। वही जीववादी की बात यहाँ हो रही है, ठीक है ना। तो ये कब देखा जाता है, तो ये पियाजे साहब की जो अवस्थाएं हैं, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, तो ये अवस्थाएं उनके द्वारा ही दी गई हैं, जिसमें बच्चा अभी क्या करता है, अ, केंद्रीकरण बच्चे में होता है, स्व केंद्रीकरण, यानी कि बच्चा सिर्फ स्वयं में ही लीन रहता है। ये जो चीज़ें हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती हैं, जो कि 7 से 11 वर्ष के बीच की अवस्था आई थिंक होती है जी, बिल्कुल। आगे देखते हैं, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहा जा रहा है कि किसके सिद्धांत में ये कहा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास एक महत्वपूर्ण योगदान देता है बच्चे की भाषा में, जो भी भाषा बच्चा बोल रहा है या सीख रहा है। ये कौन कहते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर या लॉरेंस कोहलबर्ग। सातवें के सही आंसर की बात अगर आप कर लेंगे तो जहाँ भी सामाजिक और सांस्कृतिक की बात होती है वहाँ वाइगोत्स्की जी आते हैं, और यहाँ पर भी वाइगोत्स्की जी ये कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, किसमें, भाषा में, ठीक है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और सीखने में, जब सीखने की बात होती है तब ये कहते हैं जब कुछ सीखना है यानी कि अधिगम करा रहे हैं हम, तो वहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव बच्चों पर बेहतर पड़ता है, ये भी वाइगोत्स्की जी कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। ये 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, प्रतियोगिता के द्वारा। वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा जा रहा है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों से बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंड से बचकर, उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंध करके, किस प्रकार से। तो देखिए वाइगोत्स्की साहब की अगर बात कर ली जाए तो ये किस पर चर्चा करते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव पर, यानी कि जो उनके समाज में आसपास पड़ोस में हो रहा है उसमें, ठीक है। और एक बात जो ये करते हैं वाइगोत्स्की जी, वो स्कैफोल्डिंग की, पाड़ की बात करते हैं, एक सहायता की, कि अगर बच्चा
अपनी मन यहाँ तक उसको पहुँचना है, अगर बच्चा यहाँ है और उसको यहाँ तक पहुँचना है, तो ये बीच की जो जगह बच्चा नहीं पहुँच पा रहा है, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन है या कुछ भी, अगर यहाँ पे किसी वयस्क या उसके साथी अगर उसकी हेल्प कर देते हैं तो बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है। ये बात जो है वो वाइगोत्स्की जी कहते हैं, जो कि इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चे जो किस प्रकार सीखते हैं, साथियों के साथ बातचीत करके। ठीक है, इन चारों में जो है दूसरा ऑप्शन सबसे पॉजिटिव है वाइगोत्स्की के हिसाब से। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे होते हैं, मतलब कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे होते हैं। निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, नहीं, बच्चे बहुत ही एक्टिव होते हैं। ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए होते हैं, हाँ वो बिल्कुल, वो जानते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, और वो सक्रिय होते हैं, रुचिकर होते हैं जिन चीज़ों को पढ़ने में बच्चे उस पर। तो एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा क्या होता है, वो ज्ञान का निर्माण खुद करता है, यानी कि वो एक्टिव होता है। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। सजा और आज्ञाकारिता, अभिविन्यास, कानून तय नहीं है, अभी तो समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। यानी कि जो कानून है वो समाज के हिसाब से क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ये अब देखिए ये किसके द्वारा दी गई है, ये कोहलबर्ग के द्वारा जो चरण दिए गए हैं उनके हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना, यानी कि दूसरों के सामने क्या करें, हम बहुत अच्छा दिखावा करें कि हाँ हम पैर छुएंगे ताकि वो हमें कहें कि ये एक अच्छा लड़का है। ठीक है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में कहा जाता है कि मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में कहा जाता है किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। देखिए इसमें कौन सा सही है वो पूछा जा रहा है, इसमें सिर्फ दूसरा ही सही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की विन्यास में क्या होता है कि हम दूसरों के सामने इसलिए अच्छा बनना चाहते हैं क्योंकि लोग हमारी प्रशंसा करें। ये ऑप्शन सही है, और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ऑप्शंस जो हैं वो सही नहीं है। ठीक है, इन पे चर्चा करने में हमें टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपने नोट बनाया है तो आप अच्छे से समझते हैं, नहीं समझते हैं अगर, तो इनको रिवीजन करिए, या फिर चैनल पर और भी वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे सब सब्जेक्ट यानी कि लेसन के हिसाब से, तो आप वहाँ पे जरूर देखिए। आगे देखते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों के विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो है अलग अलग जो है व्यक्ति में अलग अलग बुद्धियों का निर्माण होता है, उन्होंने ये कहा है, और कहा है कि अगर मिल जाए प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा पर्यावरण मिल जाए तो वो 10 जो है बुद्धि वो आ सकती है हर एक व्यक्ति में। कहा जा रहा है जहाँ पे वनस्पति और जीवों को लेकर ज़्यादा नॉलेज हो उसको कौन सी बुद्धि मिलेगी। ठीक है, उसके पास कौन सी बुद्धि होगी, स्थानिक उनके पास होगी जो कार्टून या मैप बनाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। प्रकृतिवादी, बिल्कुल ये क्या होंगे, प्रकृतिवादी होंगे, जो जीवों और वनस्पतियों से प्रेम रखते हों, उनकी सुंदरताओं को समझते हों। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अच्छा 10-11 और ये 12वां क्वेश्चन हो गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण। मानकीकरण वो होता है जिसमें हमने मानक ये बना दिया है कि एक हफ्ते में हमें 4 चैप्टर पढ़ाने हैं तो पढ़ाने हैं, या एक हफ्ते में हमें 1 चैप्टर पढ़ाने हैं तो पढ़ाने हैं। नहीं, हमें ऐसा मानकीकरण नहीं, बल्कि अगर बच्चा एक चैप्टर में एक ही टॉपिक एक लेसन का सीखता है तो हमें उतना ही सिखाना है, ये मानकीकरण नहीं होगा। बहुभाषावाद को जो है ये कहते हैं। तो 12 का जो है वो सही आंसर 1 हो जाएगा, पहला हो जाएगा। एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं, और उनके अनुसार व्यवहार करने का यह तरीका क्या कहलाएगा। मतलब वो व्यवहार को किस प्रकार से समझ रहे हैं कि लड़के जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं और जोखिम ले लेते हैं, लड़कियां जोखिम नहीं ले पाती, बल्कि वो क्या होती हैं, आज्ञाकारी होती हैं और ईमानदार होती हैं। तो ये क्या है, जेंडर पक्षपात है। तो पक्षपात क्या होता है, जेंडर स्थिरता, जेंडर क्षमता, तो क्षमता नहीं है यहाँ पे, समानता की तो बात ही नहीं हो रही, स्थिरता नहीं, जेंडर पक्षपात हो रहा है। वो पक्षपात रखती हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में ये होता है कि लड़के ज़्यादा स्ट्रांग हो, लड़कियाँ हैं। ये शिक्षिका के हिसाब से हो रहा है, हम ये बातें नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन के हिसाब से।
अगला क्वेश्चन है 14 की कथन और असर्शन और रीजन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये भी कथन से है, ये इसको ए कहेंगे और इसको आर कहेंगे, ठीक है। तो शिक्षकों को बच्चों का आंकलन यानी कि जानना है कि बच्चों ने कितना सीखा, करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकलन तकनीकों और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ सही बात है, क्योंकि अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों के सीखने का तरीका अलग होगा। अब सभी बच्चों को एक तरीके से तो नहीं जान सकते कि बच्चे ने, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, जल्दी सीख लेते हैं, तो उनका हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये बच्चा ठीक होगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, उन्हें आता तो है लेकिन वो बोल नहीं पाते। लेकिन अब उसी विधि से अगर हम उनसे जानना चाहेंगे कि नहीं बेटा बताओ इसके मीन्स क्या होता है, तो वो नहीं बता पाएंगे। सबका अलग अलग तरीका होता है, तो यहाँ भी मूल्यांकन करने की अलग अलग विधियाँ होंगी, ये बात सही है। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चों की प्रगति और विकास के क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो ये बात भी सही है कि सिर्फ एक ही विधि के द्वारा हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग होते होंगे, बच्चों की जो मानसिक लेवल जो होगी, क्षमता होगी, वो भी अलग अलग होगी, तो मूल्यांकन की विधियाँ भी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये बात सही है, दोनों सही है। इसमें ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? यानी कि सीखने के लिए आकलन यानी कि बच्चे ने कितना सीखा है उसका आप आकलन कर रहे हैं, ठीक है। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वह कहाँ है और कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँचे। अगला ऑप्शन है कि शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक, गुणात्मक और प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जानी चाहिए, एकदम गलत है। रचना मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 15 के सही आंसर की बात कर ली जाए, इसमें जो है सबसे सही आंसर हो जाएगा, इसी को छोड़कर इस यहाँ पे जो है ऑप्शन इस प्रकार का था, ऐसे 1 2 3, तो इस तरह से जैसे पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन की, तो यहाँ पे मैंने यानी कि टाइप नहीं हो पाया है वो ऑप्शंस। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे इस प्रकार का जो है ऑप्शन आ जाएगा कि फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, इस तरह से ऑप्शन आएगा। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो तो पहला हो जाएगा, बच्चे सक्रिय होते हैं, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा, उसके बाद फिर चौथा हो जाएगा। इस प्रकार का जो ऑप्शन होगा उसमें वही सही होगा, यानी कि इसमें तीसरा नहीं सही होगा और ये ऑप्शन सही होंगे। यहाँ पे इस प्रकार से मैंने यानी कि पूरा ये टाइप ही नहीं हुआ है क्वेश्चन, तो उसके लिए सॉरी। और मैंने बताने की कोशिश करी कि यहाँ पे कौन सा सही होगा। समावेशी शिक्षा के लिए क्या ज़रूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, ये ज़रूरी है कि जो शिक्षा शास्त्र होना चाहिए वो बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, यही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही, ठीक है। लचीला शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? कि बच्चा समाज से जुड़ नहीं पाता है, घुल मिल नहीं पाता है, लोगों से अपनी बात नहीं कह पाता और लोगों की बातों को समझ भी नहीं अच्छे से पाता है वो, तो उसमें क्या दिव्यांगता है, उसमें क्या कमी है? आत्म केंद्रियता की, पठन वैकल्य की, गुणज वैकल्य की, गतिमान दिव्यांगता है बच्चे में। तो इसमें बच्चा आत्म केंद्रियता है, यानी कि बच्चा सिर्फ अपने आप में ही रह जा रहा है, बच्चा अपने आप से आगे निकल ही नहीं पा रहा, खुद के बारे में सोचता रह जा रहा है, खुद के बारे में ही जो है टाइम टेबल बनाता रह जा रहा है, या उसी में अपने प्रॉब्लम्स या अपनी अच्छाइयों बुराइयों को लेकर परेशान है, आत्म केंद्रियता है। इसीलिए बच्चा समाज से अच्छे से घुल मिल नहीं पा रहा है। सही हो जाएगा 17 का पहला। निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? यानी कि जहाँ पे सुविधाएं नहीं अच्छी खासी हैं वहाँ पर क्या हम ऐसा करेंगे कि बच्चों को मदद करेगा? विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का मतलब समझते हैं आप, पढ़ाया जा रहा है हमें जो है पौधे के बारे में, पर्यावरण में, और हम जो बच्चों को पाठ्यक्रम दे रहे हैं वो पौधे के प्रकार और पूरी तरह से फल फ्रूट, उनमें कितने पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये नहीं, गैर प्रासंगिक यानी कि जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड पाठ्यक्रम हो, ये नहीं कि पढ़ाया जा रहा है पौधे और हम वृक्ष या झाड़ के बारे में बताएं। प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं, जो समूह ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा उनके हिसाब से शिक्षा शास्त्र नहीं चलेगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम बिल्कुल नहीं। विविधता पर महत्व देना है, विविधता मतलब एक से अधिक चीज़ों को लेकर साथ चलना है। आगे देखते हैं,
सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी। यानी कि हम जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस प्रकार से उस चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं, बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ताकि बच्चा समझ पाए। तो समावेशन में मदद करेगी श्रवण बाधित छात्रों को, दृष्टि बाधित छात्रों को, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्रों को, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्रों को। तो देखिए इसका सही एकदम सटीक आंसर क्या हो जाएगा कि किसमें प्रस्तुतिकरण, सामग्री को कई तरीके से प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो इसमें जो है गतिमान दिव्यांगता वाले छात्रों को जो है बिल्कुल मदद मिलेगी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। जो दिव्यांगता से संबंधित छात्र हैं उनके समावेशन में क्या सही होगा। ऑप्शन है गुणज वैकल्य, कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैकल्य, लंबे लंबे लिखित कार्य सौंपना, श्रवण दोष, ऑडियो टेप देना, दृश्य हानि वाली पुस्तकों को उपलब्ध कराना। 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, जो सही है इसमें सही युग्म है। देखिए पठन वैकल्य में बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, श्रवण दोष में बच्चा सुन नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसको ऑडियो टेप देना। दृश्य में बच्चा पुस्तक नहीं पढ़ पाएगा तो हम उसको पुस्तक क्यों देंगे। गुणज वैकल्य में ये सही है कि बच्चा क्या है, कैलकुलेटर प्रावधान हम करेंगे जिस बच्चे को गुणज वैकल्य, यानी कि जो बच्चा जिसको डिसकैलकुलिया हो, जो बच्चा जोड़ घटा नहीं पाता है, उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर देंगे तो बच्चा अच्छे से कैलकुलेट कर पाएगा। ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया था। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। प्रारंभिक कक्षाओं में बिना समझे नकल करना नहीं, करके सीखना। देखिए सबसे बढ़िया है, ठीक है, करके हम सीखेंगे तो बच्चा अच्छे से प्रैक्टिकल कराई जाती है जो चीज़ें, वो चीज़ें बेहतर याद होती हैं जो है थियरी से ज़्यादा। तो आप समझ पा रहे हैं। कथन क्या है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। हाँ, जब भी कुछ बच्चा कुछ सीख रहा है तो उसमें वो सामाजिक अवसरों के द्वारा से अगर हम उसको चीज़ों को जो उसके आसपास पड़ोस में चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम समझाएंगे तो बच्चा समझेगा। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया, ये भी सही है, यानी कि 22 का सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, दोनों जब सही होंगे तो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 23वां 19 अच्छा 20 पीछे आ गया क्या। 23 क्वेश्चन है कि कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, यानी कि जो क्लास में गतिविधियां हो रही हैं वो सफल हों उसके लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना है, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना है, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना है, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना है। देखिए 23 का आप समझ पा रहे होंगे कौन सबसे सही ऑप्शन होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन यही है, ये सीधे ही गलत है तीनों, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षणिक पद्धतियाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं। निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस शिक्षण, अगर आप शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं तो कौन सी ऐसी विधि या कौन सी ऐसी पद्धति का यूज करेंगे जिसमें बच्चा अच्छे से सीख पाए। सकारात्मक योगदान नहीं होगा, ठीक है, अच्छे से नहीं सीख पाएगा। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम अनुकूलन, यानी कि जिस प्रकार से बच्चे की आवश्यकता है उस प्रकार से हम देंगे तो सही ही होगा, तो निगेटिव नहीं है ये, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। छात्रों के लिए अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यचर्या नियोजन में नवाचार, परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियाँ। देखिए निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव ऑप्शन सही होगा, तो ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कठोर शिक्षण नीतियाँ हमें नहीं रखनी है, यही निगेटिव है, निगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कथन, यानी कि ये कह रहा है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही है, जो बच्चा सीख के आया है उसी से जोड़कर उसे उदाहरण दे ताकि बच्चा समझ पाए, ये बात सही है। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं, ये बात सही है कि बच्चा बहुत कुछ सीख के आता है अपने परिवार से।
जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। ए की पहला ऑप्शन सही हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करेगा? विस्मरण, अनुकृति और अधिसंज्ञान। तो देखिए चौथा ऑप्शन मिसिंग है, लेकिन 26 का जो सही आंसर है वो तीसरा ही है, अधिसंज्ञान। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में चर्चाएं करेंगे हम जब भी क्लासेस आएंगी सब्जेक्टिव तब। बच्चों में भ्रांतियाँ डैश होना है, असामान्य, अप्रारूपिक, प्राकृतिक और दुर्लभ। तो देखिए हम छोटे हों या बड़े हों, हम में भी सब में भ्रांतियाँ होती हैं। भ्रांतियाँ का मतलब कि एक ऐसी चीज़ होती है कि एक भ्रम होता है हमारे मन में किसी भी चीज़ को, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो बच्चों में तो अधिक होता है, तो ये प्राकृतिक है, ऐसा नहीं कि ये असामान्य है, बच्चा कुछ ज़्यादा पागल है, या सब में भ्रांतियाँ होती हैं। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, जैसे कि आप जानते हैं सीटेट जिसने कभी नहीं दिया उनमें एक भ्रांति होगी कि बहुत टफ पेपर आता है, ठीक है। लेकिन जिसने एक आध साल मेहनत की है या एक आध दो महीने मेहनत की है या नोट्स पढ़े हैं, तो वो उनको लगेगा कि इतना भी नहीं है। सभी लोग भ्रांति फैलाते हैं, तो ये प्राकृतिक है। एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है, वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा, महारत उन्मुख लक्ष्य पर ध्यान देगा। यानी महारत यानी कि जो गोल उसने सेट कर रहा है, सिर्फ रख कर रखा है, उसी पर ध्यान देगा। ठीक है, तो असहायता महसूस कर रहा है। निगेटिव क्वेश्चन है, प्रदर्शन उन्मुख लक्षण पर ध्यान देना, शैक्षिक गतिविधियों में अलगाव रखेगा। वो बच्चा रुचि नहीं लेगा क्लास में। अधिगम असहायता यानी कि उसको सहायता की जरूरत होगी अधिगम में सीखने में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? यानी कि पता चले किस ऑप्शन से कि बच्चा अंदर से प्रेरित है सीखने के लिए। रुचि के कारण नई भाषा सीखना, 29 का पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नकद इनाम नहीं, पुरस्कार जीतने के लिए नहीं, माता पिता की प्रशंसा के लिए नहीं, बच्चा खुद चाहता है कि वो, उसकी रुचि है कि वो नई भाषा सीखे और वो भाषा बोले। लास्ट क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? रवैया, प्रेरणा, व्यक्तिगत लक्षण और विद्यालय। तीसरे का जो कौन सा अधिगम को प्रभावित करने पर्यावरणीय कारक है, वो विद्यालय है। विद्यालय में चीज़ें जो हैं विधियों के द्वारा और खेल कूद के द्वारा सिखाई जाती हैं, तो ये सही हो जाएगा। यानी कि तीसरे का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।